परमाणु ऊर्जा विभाग की पुस्तकालय में आपका स्वागत है। चलिए मेरे पहले के अस्तित्व के रूप की सैर करें जो आपको पता है। मैं ज्ञान, बुद्धि और विचारों का आश्रय हूं। सभी लोग मेरे पास किताबें पढ़ने आते हैं। ये सारी किताबें कागज से बनती हैं और कागज जीवन के महत्वपूर्ण स्रोत पेड़ से उत्पन्न होता है। कागज के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं और उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और उससे हानि पहुंचती है। किताब की रचना के लिए एक लंबी प्रिंटिंग प्रक्रिया आवश्यक होती है। आज का युग एक डिजिटल युग है, इसीलिए अब समय आ गया है कि मैं भी इस डिजिटल रूप में आ जाऊं, जिसके कारण मेरा अस्तित्व सभी जगह फैल जाए। तो आओ, मैं तुम्हें मेरे डिजिटल सफर पर ले चलता हूं। परमाणु ऊर्जा विभाग में मेरा डिजिटल जन्म डॉक्टर होमी भाभा नामक पुस्तक से हुआ, जिसे आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान विशिष्ट वैज्ञानिक श्रृंखला के अंतर्गत जारी किया गया, जिसके जनेता परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव हैं और उन्हीं को मेरे उद्भव का श्रेय जाता है। बचपन से ही भाभा को संगीत बहुत प्रिय था। जब भी कोई संगीत बजाता तो वे रोना बंद कर देते थे। उन्हें कला और संगीत का बहुत शौक था। भाभा ने 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्राइपोस्ट और 2 साल बाद मैथमेटिकल ट्राइपोस्ट किया। दोनों में पहले वर्ग से पास हुए। वे भारत आए थे छुट्टियों के लिए, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण उन्हें भारत में ही रहना पड़ा। उनका भारत में रहना हमारे देश के लिए आशीर्वाद सा साबित हुआ। भाभा ने जे.आर.डी. टाटा को भारत में एक नई मूलभूत अनुसंधान मुख्यालय स्थापित करने की प्रस्तावना करने के लिए खत लिखा। जे.आर.डी. ने सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दी। इससे TIFR की स्थापना हुई और भारत में एक परमाणु युग की शुरुआत हुई। भाभा was very meticulous, detailed oriented and stood by his people. While Cyrus reactor was getting constructed, Bhabha noticed his scientists facing transportation issues traveling from home to Trombay. He promptly wrote to PM Nehru, urging a resolution for the problem and ensured transport and food delivery for the scientists. In 1962, Dr. Bhabha formed Indian Committee on Space Research, INCOSPA, under DA, with Dr. Vikram Sarabhai as its chairman. Later, INCOSPA expanded and evolved into ISRO in 1969. Bhabha envisioned the 3-stage program for nuclear power production in India. Bhabha took utmost care of his people. A glass blower, namely Mr. Narsimha Murthy, working in TIFR, had a major heart problem once, and open heart surgery was yet to be introduced in India. Dr. Bhabha arranged for Murthy to be flown to USA, where he received the necessary medical care at government expense. अगली किताब एक दिलचस्प परिवार के बारे में है, जिसके सभी सदस्यों ने वैज्ञानिक आविष्कार कर एक नए इतिहास की रचना की। नोबेल क्यूरी एक रेडियो एक्टिविटी के खोज की कहानी है, जिसे परमाणु युग का आरंभ हुआ। ये एक परिवार के 4 नोबेल लॉरिएट्स, पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी, आइरीन क्यूरी और फ्रेडरिक क्यूरी की कहानी है। मैरी क्यूरी की जीवन कहानी एक संकल्प, सहनशीलता और विज्ञान के प्रति उत्साह की कहानी है। मैरी क्यूरी ने उस युग के पुरुष प्रधान वैज्ञानिक दुनिया में अपने अधिकार के लिए खुद ही लड़ाई लड़ी। मैरी क्यूरी पहली सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली एकमात्र महिला वैज्ञानिक थी। Mary and her sister Bronya had a deal that Mary would finance Bronya's studies in Paris, with the understanding that once Bronya gets settled, she would support Mary's education in Paris. Mary worked as a governess for a lawyer's family in Warsaw. This is how both the sisters supported each other for their higher education. Mary married Pierre Curie, who was born on 15 May 1859 in Paris, France. Homeschooled, Pierre was extremely good in science and mathematics. He had discovered the phenomenon of piezoelectricity along with his brother Jacques.
Pierre started liking Mary, but convincing Mary was a tough task. He finally found a winning strategy. He convinced her to marry him, saying that there are numerous career opportunities for French citizens and she can get access to them by marrying him. Mary and Pierre skipped a religious wedding as Mary lost her faith after her Roman Catholic mother's death, and Pierre was raised by a non-practicing Protestant upbringing. They exchanged rings, nor did they wear traditional attire. Mary wore a dark blue outfit, her lab garment, for years. Their wedding gifts to each other, peculiar like the ceremony, were bicycles. Mary and Pierre discovered new elements, polonium and radium, which found its place in the periodic table. Mary and Pierre's robust camaraderie could not last long, as Pierre died in an accident while he was crossing the road, in which his skull was crushed by the heavily loaded wagon which was pulled by 2 horses. Maintaining the legacy of scientific excellence, existence of first man-made nucleus, artificial radioactivity, was demonstrated by Marie Curie's first daughter Irene Curie and her husband Frederick Joliot. The present picture book narrates the complete story of the Curie family members, Pierre, Mary, Irene, Frederick, in the area of science, specifically in physics and chemistry. Their discoveries were awarded with 5 Nobel Prizes, perhaps the only family in the world to have such an honor. विशिष्ट वैज्ञानिक श्रृंखला की तीसरी पुस्तक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर लिखी गई है। डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था, जो एक धनी परिवार से थे। गुजरात कॉलेज से इंटरमीडिएट साइंस कोर्स को पूरा करने के बाद उन्होंने 1937 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर नेचुरल साइंस में ट्राइपोज किया। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ के कारण विक्रम को भारत वापस लौटना पड़ा। Vikram was passionate about music. He and Homi hosted a dance performance to raise charity funds, where he met Bharatnatyam dancer Mrinalini. Vikram and Mrinalini's love blossomed into marriage. Mrinalini travelled extensively along with her troupe Darpana for long periods. Vikram single-handedly parented their 2 children. Under Vikram's chairmanship at INCOSPA, India's first rocket was launched on 21 November 1963 in Thumba. This rocket was carried on a bicycle and the satellite was transported on a bullock cart. After the tragic death of Dr. Homi Bhabha, Dr. Sarabhai took over as the chairman, AEC and secretary, DA, and he personally professionally established around 30 institutions of national importance in a span of about 25 years, such as PRL, Atira, VVC, USIL, AES, Ahmedabad Management Association, Heavy Water Board, etc. चलिए अब आपको भारत के अब तक के एकमात्र नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक सर सीवी रमन के पुस्तक के बारे में बताते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को थिरुवनैकावल, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 1904 में अपनी BA पढ़ाई की, जहां उन्हें भौतिकी में गोल्ड मेडल मिला, और 1907 में उन्होंने अपनी MA डिग्री हासिल की। उन्होंने भारतीय वित्त सेवाओं में शामिल होकर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। रमन और लोकसुंदरी, जिन्हें लोकम कहा जाता था, ने जून 1907 को विवाह किया। एक दिन रमन ने कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (IACS) का अस्तित्व खोजा। उसके बाद रमन ने एक दोहरा जीवन जीना शुरू किया, दिन भर कार्यालय में काम और रात में अनुसंधान। 28 फरवरी 1928 को रमन ने प्रकृति के द्वारा प्रकाश के असंवेगीय प्रकाशन की एक महत्वपूर्ण खोज की, जिसे बाद में रमन इफेक्ट के नाम से जाना गया। उन्हें इसके लिए 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। यही कारण है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। Raman became the first Indian director of Indian Institute of Science (IISc) in 1933 and established the Indian Academy of Science (IASC) in 1934. Maharaja of Mysore, Shri Krishnaraja Woliyar IV, gifted him 10 acres of land near IISc as a permanent location for Indian Academy of Science. Raman suggested that a research institute be built inside its premises. Thus, Raman established the Raman Research Institute (RRI) in 1948.
In 1954, Government of India awarded him Bharat Ratna as first scientist to have been honored by the highest civilian award. Raman breathed his last on 21st November 1970 at 7:20 am and was cremated on the same day in the afternoon at Ararai. Later, the tree called the Primavera of Mexico was planted at the same spot where Raman was cremated. The heartwarming coincidence was that it bloomed on 28 February 1988, Raman's birth centenary year. He was a self-made man and had set an example of hard work, indomitable will and total dedication to science for his associates and students. अब आपको एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बताते हैं जिन्होंने न केवल अपने देश इटली का नाम रोशन किया बल्कि पूरे विश्व को अपने आविष्कार से चकाचौंध कर दिया। इस वैज्ञानिक का नाम था एनरिको फर्मी। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। Enrico Fermi, born in Rome in 1901, was the youngest of 3 Fermi children. He was a child prodigy, excelling in physics and mathematics. His ability to drive from first principles was an essential ingredient of Fermi's talent. Enrico became close friend with Giulio's classmate, Enrico Persico. Both Enricos exchanged books and did experiment together. In matters of theoretical physics, he was infallible, so his colleagues called him the Pope of Physics. On 19 July 1928, Enrico married Laura. As they followed different religions, theirs was called a wedding in Campidoglio, a civil wedding with no church ceremony. In 1938, Fermi was awarded the Nobel Prize for his work on nuclear reactions induced by neutrons. Enrico was the scientist who calculated the critical mass of uranium-235 needed to sustain a nuclear chain reaction and helped to design the first atomic bomb. On 16 July 1945, Enrico played a key role for conducting the world's first bomb at Trinity. The blast from about 10 pounds of plutonium was equivalent to 20,000 tons of trinitrotoluene, TNT, a high explosive. No one had seen anything like this in the history of mankind. Fermi did an on-the-spot estimate of the energy of the atomic bomb, which was later known as Fermi estimates. Fermi will always be remembered for Fermi coordination, Fermi level, Fermi golden rule, etc. Fermi's legacy is also one of ethical contemplation, as he expressed concerns about the destructive potential of nuclear weapons and the need for responsible scientific exploration. Till now, you were hearing about the 5 picture books. Now we are going to show you some important facts about one of the most important topic called radiation. रेडिएशन हमारे जीवन का एक साथी है। हम सभी रेडिएशन के संपर्क में हमेशा रहते हैं, चाहे हम घर के अंदर हो, बाहर हो, ट्रेन या हवाई जहाज से सफर कर रहे हो, हर जगह। हालांकि जब हम रेडिएशन के बारे में सोचते हैं, तो हम ये सोचकर घबराते हैं कि रेडिएशन कैंसर और अंत में मौत का कारण हो सकता है। यहाँ तक कि विडंबना ये है कि रेडिएशन को कैंसर का इलाज करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आज के युग में रेडिएशन के बिना जीवन यापन संभव ही नहीं है। रेडिएशन का उपयोग खाद्य और कृषि उत्पादनों की खाद्य आयु बढ़ाने में किया जाता है। इसे विश्व स्तर पर करोड़ों लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है। रेडिएशन का उपयोग स्वास्थ्य की देखभाल, उद्योग और मलजल प्रबंध के लिए तो होता ही आया है। वास्तव में दूसरे विश्व युद्ध से पहले रेडिएशन को लगभग सभी बीमारियों जैसे गैंग्रीन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, टीबी, डिफ्थेरिया, डर्मेटाइटिस और न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों और संक्रामक रोग के इलाज के लिए दिया जाता था। एड्स, अल्जाइमर्स रोग, हृदय रोग, डायबिटीज और किडनी रोग जैसे बीमारियों का इलाज भी अल्प मात्रा रेडिएशन से किया जाता था। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बॉम्ब हमले के बाद जापानी परमाणु बॉम्ब जीवियों के जीवन काल पर किए हुए अध्ययन में ये पाया गया कि जो लोग अल्प मात्रा रेडिएशन के संपर्क में थे, उनकी औसत आयु बढ़ गई और औसत मृत्यु दर कम हुआ। इसके अलावा जो लोग अल्प मात्रा रेडिएशन के संपर्क में थे, उन लोगों के बच्चों को 62 वर्षों बाद भी कोई हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव नहीं है। या सिर्फ जापान ही नहीं है, रेडिएशन के संपर्क में रहने वाले लोगों में कैंसर की मात्रा के कम होने के और जीवनकाल के वृद्धि के सैकड़ों सबूत है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आयु के लोग इकारिया नामक द्वीप में हैं, जो टर्की के करीब है। यहाँ लोगों की औसत आयु 90 वर्ष से अधिक है।
इसका कारण ये है कि द्वीपवासी एक झील जो रेडन और रेडियम से भरपूर है उसमें स्नान करते हैं। रेडिएशन के इतने सारे लाभकारी प्रभावों के बाद भी एक बड़ा सवाल है कि लोग रेडिएशन से क्यों डरते हैं? क्या इसके पीछे कोई विज्ञान है या ये एक मिथ्या है और इसे जनता के मन में भय बना दिया गया है? इस सवाल का जवाब इस पुस्तक में दिया गया है, जिसका शीर्षक है विकिरण का अकारण भय और जिसके लेखक है डॉक्टर अरुण कुमार नायक, डॉक्टर रतन कुमार सिन्हा और डॉक्टर सम्यक संजय मनोत। आइए याद रखें, डिजिटल लाइब्रेरी का अर्थ यह नहीं कि हम परंपरा को त्यागने के बारे में कह रहे हैं। यह तो बदलाव है। यह हमारे व्यस्त लोगों की जिंदगियों की मांगों का जवाब है। जानकारी हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। डिजिटल अपग्रेड आज की व्यस्त दुनिया की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें, लेकिन इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। तो आइए इस नए युग को अपनाएं। इस नए पुस्तकालय की शुरुआत करें। डीए डिजिटल लाइब्रेरी।